नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिवसेना नेता संजय राउत का नवनीत राणा पर गंभीर आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गैंग के यूसुफ लकड़ावाला के साथ है कनेक्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा, कुछ राज्य ईंधन पर टैक्स नहीं घटा रहे, आम जनता पर पड़ा बोझ। कुमार विश्वास पंजाब में दर्ज एफआईआर के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट। याचिका पर बहस खत्म, 2 मई को कोर्ट देगा फैसला। चुनावों के बाद बंगाल में हुई हिंसा के पीड़ित अमित शाह और राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। 29 अप्रैल को निकालेंगे कैंडल मार्च। चीन की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कराची हमले के आरोपियों पर पाकिस्तान ले सख्त एक्शन। आज की सबसे पहली खबर नवनीत राणा पर लगे गंभीर आरोपों से जुड़ी हुई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने सांसद नवनीत राणा पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन होने का आरोप लगाया है। नवनीत राणा के डी कंपनी के साथ काफी करीबी रिश्ते हैं। नवनीत राणा ने डी कंपनी के यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख का कर्ज लिया है, जिस पर राउत पूछ रहे हैं कि क्या अब ईडी जांच करेगा। पीएमओ इस मामले की तहकीकात करेगा। इस मामले में नवनीत राणा का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। डॉक्टर साहब, संजय राउत के आरोपों में आपको कितना दम नजर आ रहा है? देखिए, ये एक हवाई फायर है जिसका न कोई निशाना है न कुछ है। आप आरोप लगाते हैं, कम से कम उसके साथ साथ आपके पास कोई सबूत होनी चाहिए। हुआ क्या है मसला बहुत ही सिंपल है कि नवनीत राणा ने नागपुर में संजय राउत के खिलाफ SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत एक शिकायत दर्ज कराई है कि वो हमें बंटी बबली टेलीविज़न चैनल पे बोलते हैं, 420 बताते हैं और पूरा डिटेल बताया है कि 2014 से अब तक किस तरीके से वो उनके पीछे पड़े हुए हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसा मामला है कि जिसमें गिरफ्तारी बहुत आसानी से होती है। जैसे ये शिकायत हुई, संजय राउत ने आज कह दिया कि भाई यूसुफ लकड़ावाला से नवनीत राणा ने 80 लाख रुपए लिए। इसके तो सबूत देने पड़ेंगे। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है संजय राउत का कि वो आरोप तो लगाते हैं बहुत ताव से, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो फूका हुआ कारतूस वही समझ में आ रहा है। अब बड़ी आप ये देखिए क्या चालाकी से उन्होंने ये आरोप लगाया। यूसुफ लकड़ावाला ने 80 लाख रुपए दिए, ये इनके बैंक अकाउंट में अभी भी है। यूसुफ लकड़ावाला को मनी लॉन्ड्रिंग केस पे उसको गिरफ्तार किया गया था। 200 करोड़ रुपए का हेराफेरी का उसके ऊपर आरोप था। वो एक बिल्डर थे और बिल्डर भी वैसे जाने माने। अब तो बीजेपी की तरफ से लकड़ावाला का शरद पवार के साथ तस्वीर भी बाहर आ गया। मतलब वो सब जगह वो रिश्ते उनके हर जगह हैं। ये शायद संजय राउत को मालूम नहीं होगा। चालाकी ये है कि ये यूसुफ लकड़ावाला जो है ये ऑलरेडी मर चुका है, गवाही देने नहीं आएगा। आप किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम से किसी को कह दो भाई उससे उसने पैसे लिए थे, भाई कोई केस बनता है, कोई प्रूफ है कुछ। तो ये दरअसल हनुमान चालीसा के केस में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे फंस गए हैं और संजय राउत की कृपा से जो उद्धव ठाकरे की जो साख जो है वो मिट्टी पलित हुई है। भाई आपको लड़ना है तो लड़ते आप देवेंद्र फडणवीस से, तब तो मुकाबला बराबरी का होता। संजय राउत की वजह से उद्धव ठाकरे की लड़ाई हो रही है किससे? नवनीत राणा से। नवनीत राणा और उद्धव ठाकरे बराबर में खेल रहे हैं। ये शिवसेना के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ राणा दंपति पर लगातार नए आरोपों का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कोरोना पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। बढ़ती तेल कीमतों के लिए विपक्ष ने मोदी को जिम्मेदार बताया था, लेकिन आज पीएम पलटवार के मूड में दिखे। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्य के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा।
मेरी प्रार्थना है कि नवंबर में जो करना था अब वैट कम करके आप नागरिकों को इसका लाभ पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने उन्हीं राज्यों को टारगेट किया जहां गैर बीजेपी शासित विपक्षी सरकार में बैठे हुए हैं, क्यों? देखिए, ये तो कहते हैं ना, 100 चोट सुनार की और 1 चोट लोहार की। ये सवेरे सवेरे उठ जाते हैं दलाल पत्रकारों का जत्था, ये विपक्षी लीडर, कि मोदी के राज में पेट्रोल डीजल की कीमत इतने आसमान छू रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कीमतें बढ़ी है, ये तो हकीकत है। लोगों को परेशानी हो रही है, ये भी हकीकत है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हल्के से कह दिया कि इसके लिए मोदी जिम्मेदार नहीं है। मोदी भी विलन है, ये सरकार भी जिम्मेदार है, लेकिन राज्य सरकार भी जिम्मेदार है। ये बात उन्होंने कह दी। और ये क्यों कहा? क्योंकि नवंबर के महीने में केंद्र सरकार ने 10 रुपये कम किए थे और ये भी कहा था कि जनता के ऊपर बोझ ज़्यादा हो रहा है, हर राज्य अपने अपने जो टैक्सेस हैं वो उसमें कम करे। पेट्रोल की जो कीमत होती है, मान लीजिए 100 रुपये है, तो ओरिजिनल कीमत जो है वो 50 रुपये से कम ही है, बाकी वो टैक्स में जाता है। टैक्स स्टेट भी लेती है और सेंटर भी। सेंटर ने अपने टैक्स के पूल से 10 रुपये कम कर दिए और निर्देश दिया। तो हुआ ये कि बीजेपी की शासित सरकारों ने, चाहे यूपी हो चाहे और भी जितने भी राज्य थे, उत्तराखंड हो, इन लोगों ने भी 10-10 रुपये कम कर दिए। ये महानुभाव, ये जो राज्य जो जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, उन्होंने बात नहीं मानी। और वहाँ पे अभी आप देखिए, ये राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि मोदी के ज़माने में सबसे ज़्यादा महंगाई है, पेट्रोल की कीमत इतनी दूर हो गई, इस पे बहस करना चाहिए। आज उन्होंने बता दिया कि भाई राजस्थान में सबसे ज़्यादा महंगी पेट्रोल डीजल की कीमत है। वहाँ पेट्रोल 120 के आसपास मिल रहा है। महाराष्ट्र में भी ज़्यादा है, ममता बनर्जी के यहाँ भी ज़्यादा है, झारखंड में भी ज़्यादा है, तमिलनाडु में भी ज़्यादा है, केरल में भी ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश में भी ज़्यादा है। तो उन्होंने कह दिया कि इन राज्यों में कि भाई आपने जिन लोगों को चुना है वो जिम्मेदार हैं किस चीज़ के लिए? पेट्रोल और इसके लिए। तो ये राजनीतिक कलाबाजी प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। आज जो है ये पूरा दांव विपक्ष के ऊपर उल्टा पड़ गया। जी डॉक्टर साहब, मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेकर खूब खरी खोटी सुनाई, तो वहीं कुमार विश्वास के घर केजरीवाल ने पुलिस को भेज दिया था और उन पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद कुमार विश्वास एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए और अर्जी दी कि उसे खारिज कर दिया जाए, जिस पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की और फैसला सोमवार को यानी कि 2 मई को सुनाया जाएगा। डॉक्टर साहब, हाईकोर्ट क्या फैसला देगा, आपको क्या लगता है? देखिए, हाईकोर्ट का फैसला क्या आएगा वो तो हाईकोर्ट बताएंगे उस दिन, लेकिन ये तो कोई केस ही नहीं है। अगर कोई कवि, कोई आम जनता नेता के बारे में कुछ कहता है तो ये क्या अधिकार हिंदुस्तान में कब और किसने छीन लिया है? प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा गालियां खाने वाला कोई लीडर है हिंदुस्तान में? आप व्हाट्सएप चले जाओ, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल विपक्ष के लोग करते हैं, मोदी विरोधी करते हैं। अभी से नहीं, 2002 से इनको टारगेट किया गया। लेकिन ये जो नया नया प्याज खाने वाला जो पैदा हुआ नटवर लाल है, इसको एक बात से इतनी दिक्कत हो जाती है कि वो अपने दोस्त, जिसकी वजह से वो यहां तक पहुंचा, आज अरविंद केजरीवाल जो कुछ भी है उसमें कुमार विश्वास का बहुत बड़ा योगदान है। केजरीवाल को सुनने कोई नहीं जाता था, लेकिन कवि कुमार विश्वास को सुनने के लिए लोग जाते थे और वो जो समा बांधता था, उस वजह से केजरीवाल की राजनीति चमकी है। उसने एक बात कह दी, इतना बुरा लग गया, आप पुलिस भेज रहे हो। तो ये तो बताता है कि किस तरीके का ये एक आत्मकामी व्यक्ति है केजरीवाल। दूसरी बात ये कि कितना वो पावर हंग्री है, भूख है उसे पावर की, सत्ता की, और इस भूख में वो इतना अंधा हो चुका है कि अपने पुराने सहयोगियों के घर पे भी पुलिस भेजने में वो अपनी शान समझता है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ केजरीवाल अपनी राजनीति के चक्कर में लोगों पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार बंगाल में हुई हिंसाओं को नकार रही हैं। अब ममता का झूठ सबके सामने आएगा, क्योंकि हिंसा के पीड़ितों ने अपनी शिकायत करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा है।
सीएम ममता बनर्जी 29 अप्रैल को दिल्ली आ रही हैं और 29 अप्रैल को ही नई दिल्ली के पटियाला हाउस के सामने शाम 4:30 बजे हिंसा के पीड़ित कैंडल मार्च निकालेंगे। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी को घेरने की ये पूरी रणनीति तैयार की गई है या वाकई ममता के बुरे दिन आने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल ये रणनीति है और रणनीति होना भी चाहिए। वो प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं देश की, 2024 में मोदी से टक्कर लेना चाहती हैं, तो इन सवालों को तो जवाब देना ही पड़ेगा। वो इसलिए भी क्योंकि पिछली बार वो 2 बार आ चुकी, प्रधानमंत्री का सपना लेकर के दिल्ली में मीडिया हाउस, तो उनसे मुलाकात, तो सोनिया से मुलाकात, तो उद्धव ठाकरे के बेटे से मुलाकात, तो शरद पवार से मुलाकात। वो अपनी सेटिंग प्लॉटिंग में लगी हुई है जी। और मीडिया है जो उनसे ये सवाल ही नहीं करता, पता नहीं कुछ खेल होगा इसका जी, है ना, कुछ खेल इसका होगा, इसलिए वो कोई सवाल नहीं पूछता कि भाई चुनाव के बाद आपके राज्य में क्या हुआ, हिंदू महिलाओं का बलात्कार आप क्यों नहीं रोक पाई, मर्डर्स क्यों नहीं रुके, लोगों को भागना पड़ा हिंदुओं को, तो इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछ रहा था। तो बीजेपी ने ये रणनीति बनाई कि अच्छा प्रधानमंत्री बनना है, आओ बंगाल से और भी गेस्ट आने वाले हैं, तो जो तमाम पीड़ित हैं उन पीड़ितों को सामने शोकेस किया जाएगा, मीडिया के सामने रखा जाएगा, उनकी कहानी देश को बताना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। मीडिया ने इसे छिपाया, अब ये टाइम आ गया है कि इन कहानियों को कि वहाँ चुनाव के बाद तृणमूल के गुंडों ने, जिहादियों ने, कट्टरपंथियों ने क्या खेल किया है, वो खेला देश को समझ में आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो एक वायरस है, बंगाल के बाहर वो आ गया तो ये देश बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। तो ये होना था, ये होना भी चाहिए और कम से कम सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुलनी चाहिए। हर चीज़ में आप सो मोटो बड़े बड़े केसेस को ले लेते हो, लेकिन वहाँ ऑलरेडी केस चल रहा है, ऑलरेडी वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास उसके लिए वक्त नहीं है कि यहाँ हज़ारों की संख्या में महिलाओं का बलात्कार हो गया, लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए, 50 से ज़्यादा लोगों का मर्डर हो गया, लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट में। और एक बुलडोजर क्या चल जाता है जहांगीरपुरी में, पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है आकर के खड़ी हो जाती है कि अभी बुलडोजर को रोको। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी है, ये पता जो सच है वो सच जानने का अधिकार देश की जनता को है और यही ये मौका है कि जिसके जरिए लोग सच को जानेंगे। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में एक धमाका हुआ है जिसमें 3 चीनी नागरिकों के साथ 4 लोगों की मौत हो गई। इस हमले की पूरी जिम्मेदारी बीएलए ने ली है। चीन ने पाकिस्तान से उसके देश में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की और कराची विश्वविद्यालय में हुए आत्मघाती हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। इस हमले में 3 चीनी शिक्षक घायल हुए हैं। खबर यह भी आ रही है कि चीन पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। डॉक्टर साहब, चीन पाकिस्तान के साथ अब क्या करेगा? देखिए क्या होना है, आपको तो पहले से मालूम होना चाहिए था कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ वेरी सेफ प्लेस टू डू बिजनेस। ये पता नहीं था कि भाई पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, वहाँ हर गली में आतंकवादी पाए जाते हैं और उसके बाद भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हज़ारों की संख्या में, लगभग 10,000 के आसपास चाइनीज़ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में दिक्कत यह है कि बलूची को ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान उसे एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल कर रहा है और जिस हिसाब से ग्वादर के पास चीन ने अपने बाउंड्रीज बनाने शुरू कर दिए, इलाका को अपने कैप्चर में लेना शुरू किया है, उसी के खिलाफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या हुआ, एक महिला ने जो आत्मघाती सुसाइड बॉम्बर थी, उसने टारगेट करके चाइनीज़ लोगों को मारा है जी। इससे पहले भी एक बार टारगेट किया गया था जिसमें आर्मी के कॉन्वॉय में कुछ चाइनीज़ जा रहे थे और उसमें बस में वो माइंस के जरिए या रॉकेट लॉन्चर के जरिए उस पर हमला किया गया जिसमें 7 चाइनीज़ मारे गए थे। कोई एक्शन नहीं हो पाया। अब इस बार चीन ये धमकी दे रहा है कि हम घुस के फिर मारेंगे बीएलए को, एयर स्ट्राइक करेंगे। तो पाकिस्तान तो ऐसा ही है, कोई भी जाकर के अंदर घुस के मार के चला आता है। पाकिस्तान
कि जो आर्मी है उसकी कायरता कही, तो आप देखिए क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया था। अमेरिका ने यही काम किया, घुस के जाकर के ओसामा बिन लादेन को मारा जी। पाकिस्तान ने जब तक अफगानिस्तान के अंदर में ऑपरेशन चल रहा था, यदा कदा जब मन करता था इनके पायलट्स का कि भाई चलो पाकिस्तान में घुस के 2-4 बम मार के चले आते थे, ये चले आते थे। एक शब्द पाकिस्तान की तरफ से नहीं मैंने आवाज़ आती थी विरोध की। चाइना यही काम बोल रहा है कि हम BLA के ऊपर अटैक करेंगे। सवाल पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान एज ए नेशन, उसकी साख की अब उठने लगी है कि क्या पाकिस्तान में एक तो बिजनेस करने लायक की जगह नहीं रहा और दूसरा ये अपने आप को सुरक्षित करने लायक भी नहीं बचा है। पाकिस्तान का हश्र दिन ब दिन वो खराब होता दिख रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।